हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की हमारी वही वीडियो चैप्टर का नाम तो जानते ही हैं। क्या है चैप्टर का नाम? गुरुत्वाकर्षण। टॉपिक उपग्रह की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमने देखा था उपग्रह में उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी देखा था, सारी चीज़ें हमने देखे थे। और देखने के बाद आज हम इसको देखेंगे कौन सा उपग्रह की जो एनर्जी स्टेबल होती है और बंधन ऊर्जा को हमारे डिटेल्स में देखेंगे। और शायद आज हमारी वीडियो अगर एंड हो जाएगी, कल एंड हो जाएगी, तो परसों से हम क्या न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राम कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स क्लास 11। टॉपिक उपग्रह की ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, जो भी टॉपिक मैं जो पढ़ा रहा हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपको ध्यान से बस पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है आपको? ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के उसको समझना है। ठीक है, तो आपको आसानी से सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके पहले का टॉपिक जैसे कुछ था तुल्यकार्य भूस्थायी उपग्रह, तो वो आप लोग अपने कॉपी से बुक में होगा, देख लीजिएगा। तुल्यकार्य भू उपग्रह है ना, उसको आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। A satellite revolving around the sun in our perpendicular to its axis from west to east in having period of revolution in 24 hours appears to be stationary from any place of the earth and such a satellite is known as geostationary satellite। ठीक है, यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के लंबवत भूमध्य रेखा में पश्चिम से क्या कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, 24 घंटे में, है ना। एक परिभ्रमण काल में कितना घंटे लगाता है? 24 घंटे। किसमें? भूमध्य रेखा में। और डायरेक्शन कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो पृथ्वी किसी स्थान से देखे जाने पर, मान लो हम एनी पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ पृथ्वी किसी स्थान पर देखें पर वो कैसे दिखता है? स्टेशनरी दिखता है, स्टेबल दिखता है, स्थिर दिखता है। तो ऐसे उपग्रह को हम क्या, उसका तुल्यकारी या भू स्थायी उपग्रह। ठीक है, तो ये सभी देखेंगे जैसे कि ध्रुवीय उपग्रह, है ना। व्हाट इज पोलर सैटेलाइट? ध्रुवीय उपग्रह उस उपग्रह को हम कह सकते हैं जो उस तल में घूमता है जो ध्रुवों से हो जाता है और भूमध्य रेखी तल के लंबवत होता है। तो पोलर सैटेलाइट, इसको आप देख लेंगे, या होगा तो वीडियो बना देंगे। पोलर सैटेलाइट क्या हो जाए? दो ध्रुवों में घूमता है और भूमध्य रेखा के, ये ध्रुवों में घूमता है और भूमध्य रेखा के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है या फिर लंबवत होता है। क्या बोला मैंने पोलर सैटेलाइट के बारे में? पोलर सैटेलाइट, दैट सैटेलाइट विच इन्वॉल्व्स दैट प्लेन which passes through poles and it perpendicular to इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक है जो मैंने बताया। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, बोलेंगे, तो मैं इसका एक वीडियो अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह, पोलर सैटेलाइट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या था? एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा। हमने स्थितिज ऊर्जा देखा था, गतिज ऊर्जा देखा, कार्य शक्ति ऊर्जा में भी देखा। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स किया, डेरिवेशंस देखे, फॉर्मूलाज देखे, एग्जांपल्स देखे। ठीक है, तो कोई भी उपग्रह, कोई भी सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, किसी भी उपग्रह में जो एनर्जी तो होगी, तो एनर्जी कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की ऊर्जा होती है किसी भी सैटेलाइट में, है ना। किसी उपग्रह में जो ऊर्जा होगी, देखिए मैं पूरा इंग्लिश में करवा दूंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं, हिंदी के कम हैं, तो उसको आपको हिंदी में भी ट्रांसफ़र करा दूंगा। 2 बच्चे हैं तो मैं वहीं आके आपको हिंदी का लिखवाते जाऊंगा, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, क्लियर। तो किसी भी उपग्रह में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। सैटेलाइट प्रोसेस 2 टाइप एनर्जी। नंबर वन काइनेटिक, गति ऊर्जा। नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी उपग्रह में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, काइनेटिक, या 2 प्रकार की एनर्जी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ?
पहला नंबर काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। तो स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है पृथ्वी और उपग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण, क्या बोला मैंने, ध्यान से दीजिएगा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल ऊर्जा होती है, जो पृथ्वी माने अर्थ और उपग्रह माने सैटेलाइट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वीय बल के कारण होती है। और काइनेटिक एनर्जी उपग्रह के मोशन के कारण होती है, गति के कारण होती है। तो किसी उपग्रह के गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल, इन दोनों के सम को और योगफल को हम क्या बोलते हैं, उसकी कुल ऊर्जा। ये पहले से हम देखते आ रहे हैं, हमने कार्य शक्ति ऊर्जा में देखे थे, कई ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी गिर रहा है, तो उसमें क्या होता है, हर स्टेप पर उसकी स्थितिज ऊर्जा इक्वल होती है। तो द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, वेयरएज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ड्यू टू इट्स मोशन, ओके, इन द ऑर्बिट। माने उपग्रहों की गति कारण गतिज ऊर्जा और पृथ्वी और उपग्रह के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण स्थितिज ऊर्जा। क्लियर हुआ आप लोगों के बात? तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, कुल ऊर्जा की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के कुल योग का, क्लियर, नोन एज टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाते हैं या फिर नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। लेट m बी द मास ऑफ अर्थ, मास क्या है, अर्थ का m है। शुरू से चैप्टर चालू है तो हम देख रहे हैं मास ऑफ अर्थ, सेंटर और रेडियस r ऑफ अर्थ, ठीक है। लेट ए सैटेलाइट ऑफ मास m, कोई सैटेलाइट है जिसका मास उपग्रह है, उसका मास कितना है, m है। एक उपग्रह मानते हैं जिसका मास कितना है, m है। रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो डायग्राम हम वैसे ही जैसे बनाए थे कि ये पृथ्वी है, r है, o है, ठीक है, और एक सैटेलाइट है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने निकाला था, ठीक है, ये v0, ठीक है, ये पॉइंट P पर है ना, डिस्टेंस कितना लिए, r ले ली है ना, पॉइंट P पर मास, ठीक है। लेट द मास m ऑफ द सैटेलाइट एंड रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस r। Let m the mass of earth and r is the radius of earth. Let a satellite of mass m be revolving around the earth in a circular orbit of radius कितनी हो जाएगी, r है। Then the potential energy of satellite, ठीक है, हमने दिखाया था लास्ट टाइम किए थे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कितना था, जो मास m का जो सैटेलाइट है वो कितना डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूला निकाला था, माइनस में था ना, Gm अपॉन r। अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी, स्पेस में पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया था ना, निकाले थे हमने। तो जो m मास का सैटेलाइट है r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना कंजर्व होगी, माइनस Gm में 12। इफ v0 भी तक क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग, इसको कितना मानते हैं, v0। इफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v0, है ना। देखिए कक्षीय वेग को हमने निकाला था, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉकेट, सैटेलाइट का 1/2 m v0 का होल स्क्वायर, है ना। क्या करेंगे, अब देखिए हमने v0 का, वी नो दैट तो v0 का हमने, ये 8 दिख रहा है, ये v है एक्चुअल में,
वी नॉट की वैल्यू हमने कल निकाला था, कितना था वी नॉट की वैल्यू? Gm/r। कितना था? Gm/r। ठीक है, R=R सच हम ले सकते हैं, h हाइट पर लिया था। तो अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुटिंग करेंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी का नया फार्मूला हो जाएगा हमारा 1/2m, और वी नॉट स्क्वायर में रूट हटेगा तो कितना होगा? Gm/r। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितना? Gm/2r। ये हमको निकाला, ठीक है, कोई डाउट? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट निकालेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। क्या निकालेंगे? ठीक है, इसको A=U+K। तो U कितना था हमारे पास? निकाले थे -Gm/r प्लस Gm/2r। तो कॉमन निकाल दीजिए Gm/r, तो क्या बचेगा? -1 + 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी था -Gm/2r। ये इसकी टोटल एनर्जी निकल गई है, कोई डाउट? ठीक है, ये निकल गई हमारी क्या? टोटल एनर्जी। हैंस द टोटल एनर्जी, क्या लिखोगे इस प्रकार? हैंस द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव है ना, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट हमको क्या लगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव एनर्जी ऋणात्मक ऊर्जा क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट दैट द एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू मूव सैटेलाइट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, मेक इट्स टोटल एनर्जी 0। ठीक है, इसकी कुल ऊर्जा ऋणात्मक आ रही है, तो ऋणात्मक ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि द एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू मूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव सैटेलाइट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस टू मेक इट्स टोटल एनर्जी 0। तो ऋणात्मक ऊर्जा का अर्थ हम ये निकालेंगे कि उपग्रह को अनंत तक भेजने के लिए, किसी भी उपग्रह को अनंत तक भेजने के लिए उसकी कुल ऊर्जा को 0 करने के लिए उपग्रह को ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि उपग्रह की कुल ऊर्जा निगेटिव हो रही है। ऋणात्मक ऊर्जा का मत है कि उपग्रह को अनंत तक भेजने के लिए अथवा उसकी कुल ऊर्जा को शून्य करने के लिए उपग्रह को ऊर्जा देनेगी, है ना? अन्यथा उपग्रह उसी कक्षा में घूमता रहेगा और पृथ्वी से बद्ध रहेगा। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? माने कि उपग्रह को इनफाइनाइट तक भेजने के लिए उसको ऊर्जा देनी रहेगी, नहीं तो वहीं पर बद्ध होके वो क्या करेगा? घूमते रहेगा। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छे समझ में आया? अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। लेडीज हेडिंग बाइंडिंग एनर्जी, इसको उतार लीजिए अच्छे से। बाइंडिंग एनर्जी क्या लिखोगे? बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? तो पृथ्वी मान लो है, उसके चारों ओर परिक्रमा जो कर रहा है उपग्रह होगा, रॉकेट होगा, को अपनी कक्षा में को छोड़कर अनंत में पलायन करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होता है, क्या बोला मैं? कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत में, माने अपनी जो कक्षा में जो घूम रहा है उसको छोड़ देगा, वो अनंत में पलायन करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होगी, जो रिक्वायर्ड मिनिमम वाला एनर्जी होगी, उसको उसकी बंधन ऊर्जा कहेगी। ठीक है, मैंने अपना घर छोड़कर दूसरे घर में जाने के लिए जितनी ऊर्जा होगी उसको बंधन ऊर्जा देते हैं। द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट, क्या लिखोगे? द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू लिव इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, टू लिव इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इनफाइनाइट, एंड एस्केप टू इनफाइनाइट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी।
ऐसी न्यूनतम ऊर्जा किसी उपग्रह को चाहिए कि अपनी कक्षा को छोड़कर अनंत तक चला जाए, उस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर हुआ? द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्या लिखे थे अपन, निकाले क्या थे? द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कितना है? -gm/r। इट इज एनर्जी, क्या है? इट इज या इट एन एनर्जी कितना है? gm/2r इज गिवन टू द सैटेलाइट। यह एनर्जी, यह ऊर्जा हम किसको देंगे? उपग्रह को। देन द टोटल एनर्जी बिकम 0, तब उसको कुल ऊर्जा, माने इतनी ऊर्जा और दे देते हम, माइनस है तो प्लस, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? 0 हो जाएगी। ड्यू टू विच द सैटेलाइट लीव्स इट ऑर्बिट एंड मूव्स टू द अनंत। माने इतनी ही ऊर्जा और अगर मिल जाए, ठीक है, कहने का मतलब होता है आपके पास 5 रुपये थे, -5 + 5 और मिल जाए तो 0 हो जाएगी नहीं। तो उसी प्रकार है कि इस उपग्रह को माइनस इसकी कितना है टोटल एनर्जी? gm/2r, तो इतनी ही ऊर्जा और दे दी जाए 2gm/2r, तो उसकी टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। क्लियर दैट? तो इसकी टोटल यदि उपग्रह को +2gm/2r एनर्जी दे दिया जाए तो उसकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, और इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा? वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। तो हमको क्या मिला? बंधन ऊर्जा +2gm/r, क्योंकि टोटल एनर्जी जो हमने निकाला था, टोटल एनर्जी क्या निकाले थे? कितना माइनस में निकाले थे। यदि उतनी ऊर्जा प्लस ऊर्जा दे दिया जाए तो उसकी कुल ऊर्जा 0 हो जाएगी, और वह उपग्रह जैसी उसकी इच्छा थी, मेजो को अनंत में जाना है अपना ऑर्बिट छोड़कर, तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में पलायन कर जाएगा। तो क्या निकाले हमने उपग्रह की पलायन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा? ठीक, ये लिखोगे बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर? कोई डाउट? देखिए, कोई डाउट हो तो बिल्कुल बताइएगा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। भारहीनता। भारहीनता की स्थिति को मैंने कार्यशक्ति और ऊर्जा में अच्छी तरह से डिफाइन किया था। तो ये हमारा हुआ उपग्रह की ऊर्जा और बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो इसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे वेटलेसनेस। क्या देखेंगे? भारहीनता। देखो, क्रिया बल प्रतिक्रिया बल, है ना। हम किसी टेबल पर खड़े हैं, कोई पुस्तक किसी टेबल पर रखा है, तो अपने भार के कारण क्या करता है? एक बल लगाता है mg, तो उतना ही टेबल उस पर एक बल लगाती है जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की होती है, वर्टिकल अपवार्ड। ठीक है, और इस हम बल को हम क्या नाम दे सकते हैं? प्रतिक्रिया बल। वेटलेसनेस। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ठीक है, वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, देखिए, जब मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, क्या मैंने बोला कि मान लो कोई व्यक्ति कहीं पर खड़ा है, मैं ही यदि खड़ा हूँ नीचे, तो अपने पैरों से नीचे एक क्या करूँगा? एक बल लगाऊंगा। ठीक है, अपने पैरों से नीचे बल लगाऊंगा, फलस्वरूप उसके जड़ क्या होगा? तल द्वारा भी, उस तल द्वारा भी ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ठीक है, मैं जब खड़ा हूँ तो नीचे की ओर एक बल लगाऊंगा, तो ऊपर की ओर तल भी ऊपर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, इमेजिन दैट वी स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, वी एक्सेप्ट फोर्स ऑन द फ्लोर, वी एक्सेप्ट फोर्स ऑन द फ्लोर ड्यू टू ऑन वेट, अपने भार के कारण। इन दिस सिचुएशन फ्लोर एक्सेप्ट रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट, है ना। क्या बोले अपन? इन दिस सिचुएशन फ्लोर एक्सेप्ट रिएक्शन फोर्स ऑन आवर फीट बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स,
बिकॉज ऑफ इस प्रतिक्रिया बल के कारण, मैंने तल भी एक ऊपर के बल लगा दीजिए प्रतिक्रिया करें, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन फोर्स वी रिसीव वेट। ओके, व्हेन ए मैन, उसी तरह हम देखेंगे लिफ्ट में। तो मैंने क्या बोला कि जब हम किसी तल पर खड़े हैं तो तल द्वारा एक बल लगाया जाए, इसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। ठीक है, वह व्यक्ति अपने भार का अनुभव करता है। ठीक, नीचे से जो प्रतिक्रिया बल लग रहा है उसी के कारण हमको क्या फील होता है, अपना वेट। ठीक है, ये पढ़ चुके थे हम। इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु का भार अन्य वस्तुओं द्वारा उस पर लगाए गए प्रतिक्रिया बल का भार होता है। तो हमको अपना भार कैसे महसूस होता है कि पृथ्वी तल लगा रही है, तो अपना भार क्यों महसूस होगा कि अन्य वस्तु द्वारा प्रतिक्रिया बल लगाए जाने पर। मतलब यह है कि अन्य वस्तु जो हम पर प्रतिक्रिया बल लगाएगी तभी हमको भार महसूस होगा। अदरवाइज अगर मान लो प्रतिक्रिया बल ना लगे तो हमको, अगर प्रतिक्रिया बल ना लगे तो भारहीनता की स्थिति आ जाएगी, आएगी कि नहीं। माने हम खड़े हैं तो नीचे प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ठीक है, तो प्रतिक्रिया बल के कारण हमको भार लग रहा है। यदि प्रतिक्रिया बल ना जाए तो हमको भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। यही हमारा आज का टॉपिक है, भारहीनता की स्थिति, है ना। यदि किसी विशेष प्रतिक्रिया में प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाए, है ना, इन द स्पेशल केस इफ द रिएक्शन फोर्स विल बी जीरो, रिएक्शन फोर्स भी जीरो हो जाए तो इसमें हमको अपना भार नहीं लगेगा। क्या लगेगा, भार जीरो। ओके, मान लो व्यक्ति कोई लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति जिसका मास कितना है, m है, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति एक जिसका मास m है एक लिफ्ट पर खड़ा है, ठीक है, तो व्यक्ति द्वारा लिफ्ट पर फर्श की ओर नीचे क्यों लगाया पर नहीं, तो लिफ्ट को फर्श पर कितना भार लगाएगा, mg, है ना। तो वह फर्श पर, ये मान लो लिफ्ट पर खड़ा है, बना चुके थे अपन, ये तो इस पर एक भार लगाएगा mg, तो फर्श भी क्या भार लगाएगी, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाएगी। ठीक है, अब मान लो लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति करती है ना, मान लो लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, ठीक है, तो लिफ्ट की फर्श पर कुल बल कितना हो जाएगा, mg माइनस m। क्लियर हुआ, क्योंकि ऊपर के मान लो हम जो है लिफ्ट में खड़े हैं, मास हमारा m है, तो हम अपना एक भार के कारण नीचे की ओर बल लगाएंगे। अब अगर मान लो लिफ्ट ए त्वरण से, अब क्या कर रहे हैं, लिफ्ट क्या है, ए त्वरण से नीचे की ओर, अब मान लो लिफ्ट क्या कर रही है, ए त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, तो फर्श पर नीचे की ओर कुल बल होगा mg माइनस है, तो फर्श भी उतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगेगा, फलस्वरूप व्यक्ति अपने भार को कैसे महसूस करेगा, घटा हुआ। अब मान लो ये हम कहते हैं कि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है। अब हम मानते हैं कि लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण ए के बराबर नीचे की ओर गति कर रही है, तो इसका मान mg माइनस mg इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए, पिछले बार हमने इसको समझाया था कि मान लो कोई आदमी है जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है, वो लिफ्ट पर खड़ा हुआ है, तो वो लिफ्ट के फर्श पर एक भार लगाएगा mg, है ना, नीचे की ओर, तो फिर लिफ्ट का जो फर्श वो भी ऊपर की ओर लाएगा, बल लगेगा। अब मान लो लिफ्ट ए त्वरण से क्या कर नीचे की ओर गति कर रही है, तो लिफ्ट की फर्श पर कुल भार कितना लगेगा हमारा, mg माइनस m, mg माइनस m होगा ना। अब मान लो लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण ए है ना, अब मानो हम लोग क्या करें कि लिफ्ट त्वरण ए से नीचे गति कर दी है, इस स्थिति में व्यक्ति द्वारा लिफ्ट की फर्श पर नीचे की ओर बल हमको mg माइनस m लगेगा, तो फर्श भी इतना ही प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर व्यक्ति पर लगेगा और व्यक्ति अपने को भार को घटा महसूस करेगा। अब माना कि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे गति कर रही है, तो इस स्थिति में व्यक्ति की द्वारा लिफ्ट की फर्श पर नीचे की ओर लगाया गया बल कितना होगा, 0 होगा। अतः फर्श द्वारा व्यक्ति पर विपरीत दिशा में लगाया गया प्रतिक्रिया बल भी 0 होगा, है ना। मैंने कहा
कि मान लो लिफ्ट त्वरण ए से नीचे की ओर जा रही है और ए का मान जी के बराबर हो जाएगा, तो आदमी द्वारा लिफ्ट बनाया गया बल कितना होगा, 0 हो जाएगा, और प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर भी 0 हो जाएगा। ये 0 है तो ये भी 0 की ओर अग्रसर होगा या 0 हो जाएगा, है कि नहीं। फलस्वरूप व्यक्ति का अपना भार क्या होगा, शून्य प्रतीत होगा, और यही क्या है, भारहीनता की स्थिति है। तो भारहीनता की स्थिति में, ठीक है, यही है। एक चीज़ ध्यान रखना कि भारहीनता की स्थिति में W वास्तविक भार शून्य नहीं होता, बल्कि प्रतिक्रिया बल ये शून्य हो जाती है। व्यक्ति अपना भार घटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि जो त्वरण ए से नीचे जा रही है वो गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाती है। माने ये जो कुल बल लग रहा है mg माइनस ma, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर जा रही है और आदमी अपना भार लिफ्ट की ओर नीचे लगाया, तो लिफ्ट के फर्श पर कुल लगा भार कितना होगा, mg माइनस ma। अब लिफ्ट जो है गुरुत्वीय त्वरण ए से जा रही है ना, तो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा, तो आदमी का लिफ्ट के फर्श पर जो बल लगा रहा है शून्य हो जाएगा, और प्रतिक्रिया बल भी शून्य हो जाएगी, सुन जाएगी नहीं, तो आदमी को ऐसा लगेगा कि भारहीनता की स्थिति है। क्लियर है। तो हमने इसे देखा, व्हेन ए मैन इज इन ए लिफ्ट, क्या लिखोगे, व्हेन मैन इज लिफ्ट एंड द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, विद द एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। मैंने बताया ना, लिफ्ट जो नीचे की जा रही है वो किसके बराबर है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी, देन द रिएक्शन फोर्स विल बी 0, ठीक है, क्योंकि एक्शन फोर्स 0 हो जाएगा तो रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा, एंड द मैन विल फील वेटलेसनेस, ठीक है, आदमी अपने को कैसा महसूस करेगा, भारहीनता की स्थिति, क्योंकि इसमें क्रिया बल शून्य हो गया तो प्रतिक्रिया बल शून्य हो गया, और जहाँ पर प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाता तो वह आदमी को अपना भार घटता हुआ महसूस होगा। दिस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अदर बॉडी, ठीक है। कहने का मतलब ये देखिए, हमने शुरू से देखिए समझेगा, इसको सिर्फ वन समझना भर है, लिखना तो है नहीं, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंस, जो भी ऑब्जेक्ट है, द वेट ऑफ, मैंने लिखोगे दस वेट ऑफ एन एक्सपीरियंस ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ अदर बॉडी इन इट, ठीक है, दूसरे के भार के, दूसरे का प्रतिक्रिया बल के कारण, है ना। इफ दस रिएक्शन फोर्स बिकम 0 and is the state of weightlessness. Weightlessness can be felt on artificial satellite revolving around the sun. तो भारहीनता की जो स्थिति है, अपने को अपना भार कब 0 हो जाता है, जब उसका प्रतिक्रिया बल 0 हो जाएगा, जो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा जो होता है कहाँ देखने को मिलता है, कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होता है, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेट ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग विद द वेलोसिटी v0। मान लो हम लिखते हैं एक सैटेलाइट है, उसका मास कितना लेते हैं m, और पृथ्वी के चारों ओर वेलोसिटी कितना v0 वेलोसिटी मोशन कर रहा है, मास ऑफ टू m, ठीक है। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू v0। क्या लिखोगे, लेट ए सैटेलाइट ऑफ मास m रिवॉल्विंग विद वेलोसिटी v0 और इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है ये, और इसकी रेडियस यहाँ से कितना होगा, स्मॉल r, ठीक है। ये इसकी क्या है, v0, ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, और यहाँ पर है मास m है। कोई डाउट है ना। लेट m बी द मास ऑफ अर्थ। अब हमने ये माना ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना, ये अर्थ है, इसका मास m है, तो लिख सकते हो आप मास ऑफ TH इक्वल टू कैपिटल M। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मैं बार बार हम लोग करते हैं कि वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकर्मदी बल कहाँ से होता है ना। अब ये जो पृथ्वी है ना, और एक सैटेलाइट है जिसका मास कैपिटल है स्मॉल है, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और वो अट्रैक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, सेंटीमीटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेप्ट बाय द अर्थ ऑन प्लैनेट,
है ना, पृथ्वी जो है उस पर एक बल लगाएगी जिसको गुरुत्व बोलते हैं, आकर्षण लगाएगी, ठीक है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द सैटेलाइट दिस आर इक्वल टू, चलिए, mv0² ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको यहाँ से घूमने के लिए कोई फोर्स मिलता है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और इसके बीच जो है ग्रेविटेशनल जो फोर्स लग रहा है इसकी gm/r² है। सब काट पीट के हम इसमें क्या निकालेंगे, निकालिए चलिए, ठीक है। क्या निकालेंगे अपन, सब कट जाएगा, मास m, तो v0²/r ये हो जाएगा gm/r²। कोई डाउट, इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ओके। अब कंसीडर ए मैन, मान लो एक मैन है, मैन, मास ऑफ मैन, मैंने कहा मान लो एक आदमी है, ठीक है, जो कि कहाँ बैठे, सेट है, क्या लिखोगे, कंसीडर ए मैन ऑफ मास m ऑन द सैटेलाइट, उस उपग्रह के अंदर बैठा है, हीज एक्चुअल अपॉन 2 फोर्स, ठीक, हीज एक्टेड अपॉन 2 फोर्स। मान लो कोई आदमी जिसका द्रव्यमान कितना है, m1 है, और वह लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यदि इस ग्रह के अंदर जो आदमी बैठा है, अंतरिक्ष यात्री है, उसका द्रव्यमान हमने कितना m1 है, तो उस पर 2 बल कार्य करेंगे, ठीक है। अब मान लो इसके सैटेलाइट के अंदर एक, ये सैटेलाइट है, इसके अंदर एक m1 मास का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके अंदर एक m1 मास का ऑब्जेक्ट होगा। कंसीडर ए मैन ऑफ मास m1 ऑन द सैटेलाइट, अंतरिक्ष उपग्रह में एक आदमी है जिसका मास m है, एक्टेड अपॉन 2 फोर्स, ठीक है। नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, इस पर 2 फोर्स लगाएंगे, ठीक है। नंबर 1 फोर्स कितना होगा, gm/r², ठीक है। नंबर 1 gm/r², तो उस पर लगेगा पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के केंद्र की ओर, ठीक है, यहाँ से सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा कि अर्थ उस पर एक ग्रेविटेशनल पोल लगाएगी, किस पर, वो उपग्रह के अंदर जो एक आदमी बैठा है जिसका मास कम है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ gm/m1/r² विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा, फोर्स 1, फोर्स 2, बताइए दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स R एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ प्लैनेट विच एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए, क्या बोला, उपग्रह के तल का प्रतिक्रिया बल R विपरीत दिशा में रहेगा, ठीक है। उपग्रह के तल का रिएक्शन फोर्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मैंने पृथ्वी उसको एक बल लगा से खींच रही है, ठीक है, gm/, और दूसरा एक जो तल है, किसका, उपग्रह का तल है, वो एक रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, पृथ्वी लगा रहा है इस पर, ये लगा रहा है इस पर। रिएक्शन फॉर R एक्सेप्ट बाय द सरफेस ऑफ प्लैनेट, रिएक्शन फॉर R acted by the surface of planet which acts in opposite direction. Net force acts on the man. क्या लिखोगे, net force act on the man, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा, gm/m1/r² माइनस R इज द रिएक्शन फोर्स। कोई डाउट, ठीक। दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या लिखोगे, दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मैन फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यह बल पृथ्वी के केंद्र को ले जाएगा, जो उपग्रह का अभिकेंद्र बल प्रदान कर देगा,
ठीक है। तो नेट बल और व्यक्ति पर अभिकेंद्रीय बल। क्लियर? दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द मैन ऑन सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो कितना लिखोगे? दिस फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। तो नेट फोर्स कितना लगा? नेट फोर्स ऑन मैन इक्वल टू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इक्वल, तो नेट फोर्स कितना है? Gm(m1) अपॉन r का स्क्वायर इक्वल टू m1v² अपॉन r। कोई डाउट? तो ये जो होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी, आप देख सकते हो आप, सॉरी ये माइनस r को नहीं करना भूल गया, माइनस r, ठीक है, माइनस r। अब आप एक काम करिए, ठीक है, इसमें हम m से डिवाइड कर देते हैं, m1 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम? m1 से डिवाइड कर देते हैं। तो m1 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ तो हो जाएगा Gm अपॉन r स्क्वायर माइनस r बाय m1 इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब देखिए ये जो m1 से डिवाइड की हम, अब इक्वेशन, तो ये कंडीशन आया, अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर से यहाँ हम पुट करेंगे। Gm बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है? v0 स्क्वायर बाई आर। पुटिंग कर दो, v0 स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? r, दिस आर सॉरी माइनस r बाय m1 इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई r। इसको इधर ला के हम काट सकते हैं ना, तो v0 स्क्वायर बाई आर माइनस v0 स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? r अपॉन m1। ये कट के जीरो हो जाएगा, तो r बाय m1 इक्वल टू जीरो, तो r इक्वल टू m1। तो ये जो रिएक्शन फोर्स था इज इक्वल टू द वेट ऑफ मैन। दस रिएक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द सरफेस ऑफ सैटेलाइट। दो सैटेलाइट के सरफेस द्वारा, तल द्वारा एक प्रतिक्रिया बल लग रहा था, है ना, ऑन द मैन इज कितना हो जाएगा? जीरो। द मैन फील्स वेटलेसनेस, यही इसका सिद्धांत है। इस प्रकार अंतरिक्ष यात्री पर, है ना, इस प्रकार क्या लगेगा? अंतरिक्ष यात्री, अरे यार m1 गिरती, ठीक है। Thus the reaction force applied on the surface, action force applied on the surface of satellite on the man is zero. The man feel wetness. ठीक है, क्लियर हुआ? अंतरिक्ष यात्री पर, जो अंतरिक्ष यात्री बैठा है उस पर जो है प्रतिक्रिया बल का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो गया। और मैंने शुरू में ही कहा था, जब प्रतिक्रिया बल का मान शून्य हो जाए तो वहाँ पर कौन सी स्थिति होती है? भारहीनता की स्थिति होती है। क्लियर? तो यही हमारा आज का टॉपिक था। क्लियर? थोड़ा सा कैमरा हिल जा रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए। तो वास्तव में कृत्रिम उपग्रह के भीतर सभी वस्तुएं भारहीनता की स्थिति में होती है। यदि यात्री को कुर्सी से ना बांधे तो वह उपग्रह के अंदर तैरने लगेगा, है ना। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? सभी भारहीनता की स्थिति में होती है। यदि हम कुर्सी से ना बांधे तो इधर तैरने लगेगा। किसी वस्तु को डोरी से लटका दे तो डोरी में तनाव ही नहीं होगा। पानी से भरे गिलास को टेढ़ा करते पानी गिलास से निकल जाएगा, बूंदों को तैरने लगेगा। तो उपग्रह के अंदर समस्त वस्तु उसके अंदर इधर उधर तैरने लगेंगे। ठीक है, और इसी कठिनाई को देखते हुए मालूम है आपको, यात्री जो अपना भोजन पेस्ट के रूप में लेते हैं, ट्यूब को दबाते हैं, भोजन को निगल लेते हैं। मान लो इस उपग्रह के अंदर कोई आदमी स्प्रिंग तुला, है ना, तो खड़ा हो तो उसका पाठ्यांक जीरो हो जाएगा। ठीक, तो उपग्रह के अंदर जो यात्री रहते हैं ना, को बेल्ट के अंदर बांट कर कोच पर लेटना होता है। क्लियर? ये सब चीज़ें हैं। क्या वह कहा
थोड़ा सा वीडियो धीरे। तो उपग्रह के अंदर क्या होता है, भारहीनता की स्थिति होती है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है। आदमी को बेल्ट से बांध के कोच के अंदर लेटना होता है, जो सामान जो रखते हैं इधर उधर तैरने लगता है क्योंकि भारहीनता है। वहाँ पर खाना लेते हैं, पेस्ट के दबा के अंदर निगल लेते हैं। आदमी वहाँ पर से जब यहाँ तक जॉइंट पेन भी हो जाता है, उनके जोड़ में दर्द देने लगता है, इसलिए यहाँ पर जाने से पहले क्या होता है, यहाँ पर भी वो एक्सरसाइज करते हैं। तो यही था भारहीनता की स्थिति, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होता है भारहीनता की स्थिति में। एक चंद्रमा का देख लो, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। पृथ्वी के सापेक्ष उस वस्तु पर प्रत्येक वस्तु भारहीनता की स्थिति में होती है, किंतु चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक है ना, उसका स्वयं का गुरुत्व होता है, ठीक है। तो चंद्रमा का ज़्यादा भार है तो उसका अपना ग्रेविटी होती है, स्वयं का अपना गुरुत्व होता है, वह अपने तल पर जितने भी प्रत्येक वस्तु पर आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। इसके कारण चंद्रमा पर कोई भी वस्तु भारहीनता की स्थिति में नहीं होता है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। 40-45 मिनट की वीडियो तो बन ही जाती है। तो आज का टॉपिक यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अब देखेंगे इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस या कुछ जो है न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस या एनसीईआरटी और जो भी हो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस से मतलब है हमको। तो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस कम से कम बता दूंगा कल का जब भी क्लास लगेगी। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। वीडियो देखिए, इतने टॉपिक 2 या 3 टॉपिक लेते हैं हम तो 45 मिनट की वीडियो हो जाती है। यदि एक टॉपिक को हम बहुत बार से रिपीट करें, पूरा डिटेल्स से करें हम ना, तो वीडियो लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे से पढ़िए और अच्छा मार्क्स लाइए। ओके, थैंक्स।